हेलो, गुड इवनिंग तो आप लोग। मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी आप लोगों को? ओके, सो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कन्जुगेशन किया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एक मिनट, बस एक मिनट। अब ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और सबसे पहले समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। These compounds are exceptionally stabilized by resonance। मतलब नॉर्मल रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी देता है, इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यादा स्टेबल कर। ठीक है। अब किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस क्या है? कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर हो, साइक्लिक हो और टू फॉलो। हक्कल्स 4n+2। अब ये तो तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई कि कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और डबल सिंगल डबल टाइप। प्लेनर हो, हमने कॉन्जुगेशन में भी कहा था कि प्लेनरिटी होनी चाहिए। साइक्लिक हो, रिंग वाली स्ट्रक्चर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 4n+2 रूल क्या है देखते हैं। देखो, अपन ये कह रहा है एन की वैल्यू यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर रखिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल कहता क्या है, समझ लीजिए। ये रूल कहता है कि जब भी, या हक्कल रूल को 1 मिनट बाद में बताता हूँ, पहले ये एन की वैल्यू 0 होगी तो 4n+2 कितने, 2। ठीक है, एन की वैल्यू 1 होगी तो 6, 2 होगी 10, 3 होगी 4 एंड सो। ठीक है। अब पहले तो आप पूछेंगे भी एन का सिग्निफिकेंस क्या है। एन का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन नंबर। ठीक है। दूसरी बात, हक्कल्स रूल क्या कहता है? हक्कल्स रूल ये कहता है कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, हाँ है किस चीज के लिए? अच्छा अच्छा, तेरी महिला सर से बात हुई थी ना? ठीक है ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो अभी महिला सर तो आए नहीं है।
एक मिनट, मनोज सर से एक बार कॉल कर। ठीक है, इधर बैठे होंगे सर जो है। अच्छा, सुन। सो अब बात ये है, दैट इज कि अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है, हक्कल रूल ये कहता है कि भैया ये 3 कंडीशंस होने के बाद जो है कोई कंपाउंड तभी एरोमेटिक होगा अगर उसमें 2, 6, 10, 14, 18, 22 जो है कॉन्जुगेशन में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में होंगे तो ही कोई सिस्टम जो है एरोमेटिक। ठीक है, तो उसने इसलिए 4n+2 स्टेटमेंट दे दी कि उससे जो है ये नंबर जो है एकदम सही बैठ जाता है। n की वैल्यू 0 to infinity एनी नंबर होगा, फ्रैक्शनल नहीं। क्या बात समझ में? बात को थोड़ा और क्लियरली कर दी। मैंने कहा कि 2 वाला, 6 वाला, 10 वाला, 14 वाला जब साइक्लिक भी होगा, जब कॉन्जुगेटेड भी होगा, जब प्लेनर भी होगा तो वो एरोमेटिक। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इस पे कार्बोकेटाइन बना हुआ इस कार्बन पे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपिनाइल आयन या केटाइन। अब बेटा इसको देखना, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें रिंग भी है, कॉन्जुगेशन भी है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है ना। इधर से पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक बात। तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक भी है, ये तो है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक होगा। इज इट ओके? ठीक है। अब कई लोगों को जैसे मैंने स्ट्रक्चर वैसे बनाना बताएंगे। देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, आप ऐसे बनाइए, ऐसे आप ऐसे बनाइए। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। 3 स्ट्रक्चर जो है इसकी बना सकते हैं हमें, तो रेजोनेंस तो है ही इसमें, बट हमें बिना डायग्राम बनाए देख लेना है कि भैया ये एरोमेटिक। समझ आ रही है सबको बात? ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रही है बढ़िया से? सबके यहाँ नेटवर्क बढ़िया से आ रहा होगा? ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं, जिसमें कि 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। ये वाला, ये देखो, ये मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज ले लिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ ये देखिए कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, तो ये भी जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, और रिंग भी कितने हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर हम ऐसे इसकी भी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी भी स्ट्रक्चर जब ये बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो बस जब ये कर लेंगे ये बन गया। ठीक है, ऐसे एक और बना सकते हैं हम। अब इसको तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं बेटा जी, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। ठीक है, सो ये जो है हाईली स्टेबलाइज्ड हो गए। तो ये तो हो गए 2 वाले। अब 6 वाले देखते हैं, मैं यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले ये एग्जांपल। अब देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले। सबसे सिंपलेस्ट है बेंजीन। ठीक है,
उसके बाद इसी से रिलेटेड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला यहाँ पे लोन पेयर ले लेंगे तो ये होगा, तो ना बेंजीन में 2 4 6, बेंजीन को आप जानते हो क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन, तो इसलिए इसमें भी 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये भी एरोमेटिक। सुनते जाइए। ऐसे ही हम लोग इस मॉलिक्यूल का नाम है पाइरो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये भी। इस मॉलिक्यूल का नाम है पायरेनिन। प्लीज इस मॉलिक्यूल को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप लोन पेयर को हटा दें तो बिल्कुल बेंजीन जैसा दिखेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब आप बोलोगे लोन पेयर को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, अगर आप काउंट करोगे 2 4 6 हो गए, अगर इसको भी काउंट करेंगे तो 8 आएंगे। 8 वाला तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्यों हुआ सुन लो। मैंने रेजोनेंस में एक कंडीशन कही थी, कंडीशन क्या थी कि एक एटम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में दे सकता है, एक एटम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में दे सकता है। सो आप देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर लिया, ये नाइट्रोजन ने भी पाई बॉन्ड बनाया ना, ये जो पाई बॉन्ड है ये किसका है, नाइट्रोजन का है। सो एज ए रिजल्ट जब नाइट्रोजन ने जो है रिंग में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं दे, इसलिए मैं आपके नॉलेज के लिए ऐसे कर दूं क्रॉस कि ये लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिंग के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ आ रही बात, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। और एग्जांपल देखिए आप, इसी कैटेगरी का जो है आप एग्जांपल और ये एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल का नाम है फ्यूरान। क्या नाम है, फ्यूरान। अब फ्यूरान में देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 2 4 6 8, लेकिन बात ये है 8 वाला तो होता नहीं, लेकिन ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब ये इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करा रहा है, इस वाले को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर रहा है। सही बात है, बाहर वाले को वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करा रहा है, जो अंदर इसको इन्वॉल्व करा रहा है। भाई एक एटम मैक्सिमम 2 ही कर सकता है ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ गया। तेरे को समझ आ गया, अंदर वाला ही क्यों नहीं, एक करेगा अंदर वाला चाहे बाहर वाला, एक ही करेगा चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला, इसमें अंदर बाहर की बात नहीं। आप चाहे दोनों बाहर बना, आप चाहे दोनों बाहर बना दो, और मैंने कह रहा हूँ 2 लोन पेयर है तो एक करेगा, ठीक है। इसमें मैंने कहा नाइट्रोजन का जब पाई बॉन्ड थे, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, ये वाले भी कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का जब पाई बॉन्ड कर रहा है तो लोन पेयर वाला नहीं कर, एक एटम के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, और सुनो, ऐसे ही 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी, अच्छा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन में एक दो एग्जांपल और मेरे दिमाग में एक और आ रहा है।
cycloheptatrienoyl ion or tropylium. Cycloheptatrienoyl ion or tropylium ion. Is that clear? ये भी जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एग्जाम, ठीक है। अच्छा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अच्छा अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला it is naphthalene. एक मिनट मुझे बनाने में ऐसे कोई नो ना व्हाट इज आप कोई नो नहीं, वो तो जान ही लीजिए कि डोंट केयर नहीं होगी, कुछ नाइट्रोजन पाई बॉन्ड करती है, आप देख लो 10, ठीक है। पर कॉन्जुगेशन भी है, सारी कॉन्जुगेशन है, मैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, ऐसे कॉन्जुगेशन भी पूरी है। ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए क्या? ऐसे ही 14 वाले भी करते, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं कुछ। It is called anthracene. ठीक है, आप इसमें काउंट करो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो 18 वाला भी है वो एरोमेटिक होगा। तो
it is called 18 Na. क्या आपको बात समझ में आई? क्विनोलिन वाला देखो, क्विनोलिन वाले में क्या है कि मैंने ऐसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई, जो भी है वो तो बोर्ड पे लिखी है। इसमें डबल सिंगल डबल करके जो है 18 पाई इलेक्ट्रॉन, सो 18 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो कॉन्जुगेशन में आएंगे। इज इट ओके? क्योंकि 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग 18 वाला जो अपना एरोमेटिक, क्या आपको समझ में आ गई एरोमेटिक? ये वो कंपाउंड है जो कि एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। ठीक है, नोट कर लें आप प्लीज। बहुत बढ़िया, मैं मिटा दूं सारा बोर्ड पे जो लिखा है? जिस तरीके से, सुन लीजिए, जिस तरीके से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं उसी तरीके से there is another category which is called anti-aromatic. These compounds are destabilized by resonance. ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रेजोनेंस की वजह से डीस्टेबलाइज होते हैं, जबकि रेजोनेंस हमने कहा था ऑलवेज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, ये जो है डीस्टेबलाइज करता है। अब पहली बात, रेजोनेंस डीस्टेबलाइज कैसे करता है, मैं ऐसे थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको। होता क्या है कि जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उन्होंने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। सही बात है। तो अपने जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बॉन्डिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। तो ऐसे में अगर जो है किसी इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होना है, अगर मान लो दूसरे ऑर्बिटल में जाना है, तो जो खाली ऑर्बिटल मौजूद होगा वो एंटी बॉन्डिंग का ही। तो अब मुसीबत क्या है कि अगर वो डीलोकलाइज किया तो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? हायर एनर्जी के होते हैं। तो ऐसे में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पड़ता है डीलोकलाइजेशन करने के। तो हो गया अनस्टेबल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के होते हैं। सो हमारा मॉलिक्यूल जो है हाई एनर्जी का हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसलिए दे आर डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। चलिए, इसके लिए कंडीशंस, हर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं, पहली है कॉन्जुगेशन, दूसरा साइक्लिक, लेनर एंड इट फॉलोज 4n, मतलब n 4n 5 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 0 भी हो सकती है। तो इसलिए 1 4 2 8 3 12 4 16, मतलब 4 के मल्टीपल में जब जो है मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक। अब इसके एग्जांपल से आपको बात क्लियर पता चल जाएगी। एंटी एरोमेटिक का
एरोमेटिक हो गया। ये एंटी एरोमेटिक हो गया। सही है बात। तो ऐसे जो है आप एंटी एरोमेटिक जो है अपने ध्यान में रख सकते। अच्छा, उसके बाद मेरी बात समझना, एक थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है, इनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन से होते? इसके लिए मतलब नॉर्मली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब रेजोनेंस नॉर्मली तो सबको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल ही कंपाउंड होते हैं, मतलब एक तरह से जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वो नॉन एरोमेटिक। समझ रहे हैं? और सिंपल वर्ड्स में रखना है। दो एग्जाम्पल में तो डबल बॉन्ड सिंगल ही है, क्या होगा इसमें? लोन पेयर भी है, डबल लोन पेयर 4 हो गए ना, इसमें 2 है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, हो गए 4। ठीक है, अब सुनो इसकी कंडीशन। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक भी होता है मॉलिक्यूल, ये साइक्लिक भी हो सकता है, और थिंग प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है। रूल बुक का कोई चक्कर नहीं, अगर एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, आप इस एग्जाम्पल को देखें। अब इस एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें पाई कितने हैं? बोलो 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, है ना? तब तो इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो क्यों नहीं? ध्यान दीजिएगा सारे। देखो, जो भी हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कहे, उनका एक खास बात ध्यान देना कि हर कोई कार्बन एटम वहां पे रिंग का कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, हर कोई है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन, इसमें भी पूरे रिंग में है, बेंजीन में भी पूरे रिंग में थी, नेप्थलीन में भी, सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं सारे रिंग के एटम जो है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, मतलब कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सब में कॉन्जुगेशन। लेकिन इसमें आप देखें, ये कार्बन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये sp3 है, ये भी sp3 है, मतलब पूरे रिंग में नहीं है कॉन्जुगेशन, सिर्फ रिंग के आधे हिस्से में, इसी वाले हिस्से में है, ये सैचुरेट। समझ रहे हैं बात? जबकि नॉर्मल एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सारा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड का, हर एटम जो अनसैचुरेटेड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ठीक है, ये अंतर रहेगा, ठीक है, नॉन, ठीक। तो एक तरह से मैंने आपको बता भी दिया जो कि नहीं है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जो नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक का एक और बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखो नॉन एरोमेटिक में क्या है, आप इस मॉलिक्यूल को देखो और इसको आपने ध्यान में देना, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा। अब साइक्लो ऑक्टा टेट्रा जो है ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, रिंग भी है, सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैं इसको नॉन एरोमेटिक में लिख रहा हूँ, क्या क्यों लिख रहा हूँ सुनिए। एक्चुअल में आप एक बात समझ जाइए कि इस मॉलिक्यूल में, और ये रूल की तरह भी समझ जाइए कि जब हमारा रिंग जो है, सुनते जाइए, जो हमारा रिंग साइज होता है ना, 6 के ऊपर रिंग साइज जो है अनस्टेबल होने लगता है। 6 से जब बड़ा साइज का रिंग होता है तो वो अनस्टेबल होने लगता है, मतलब 7 वाला थोड़ा सा अनस्टेबल, 8 वाला, और हमने तो ज्यादा भी बनाया था, 17-18 वाला भी रिंग बनाया था हमने अभी 89 रिंग में, अनस्टेबल होने लगती है। उन रिंग्स के पास, समझते रहिए, उन रिंग्स के पास ऑप्शन होता है कि वो नॉन प्लेनर भी हो सकता है। 6 तक के रिंग के पास नॉन प्लेनर होने का ऑप्शन नहीं होता जो कॉन्जुगेशन में होते हैं, लेकिन उनसे जो ऊपर के होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर वो प्लेनर होके अनस्टेबल है तो वो नॉन प्लेनर हो सकते हैं। अब ये रिंग क्या करता है, इसकी बात करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन वाला क्या करता है, ये अपने आप को जो है फोल्ड कर देता है, ये अपने आप को इस शेप में दिया, इस शेप को बोलते हैं टब। टब शेप होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो, समझ रहे हैं। टब शेप होने की वजह से देखो ये मुड़ गया है, इसमें 8 ही पाई है, तो ये ऐसे मुड़ने की वजह से, ऊपर को उठने की वजह से ये हो गया नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये डबल सिंगल डबल की कॉन्जुगेशन हो गई खत्म, क्योंकि कॉन्जुगेशन जब भी होती है प्लेनर स्ट्रक्चर में, इसमें हो गई खत्म। जब कॉन्जुगेशन खत्म तो ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक रहा ही, सो नाउ इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। क्या बन जाता है, ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है। नीचे लिखा है आउट ऑफ फ्रेम है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन एरोमेटिक में ना, नहीं, देखो कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो है इसमें, डबल सिंगल डबल तो है ही, लेकिन वो प्लेनर नहीं, तो प्लेनर ना होने की वजह से उसमें जो है कॉन्जुगेशन खत्म हो, कॉन्जुगेशन वाली डबल सिंगल डबल तो है ही, चाहे वो टब शेप की है। इज इट ओके? सो ये हो सकता था एंटी एरोमेटिक, बट इसने अपने को नॉन प्लेनर करके नॉन एरोमेटिक बना दिया। इज इट ओके? नोट कर लीजिए। क्योंकि 18 वाला नॉन प्लेनर नहीं बनाया, क्योंकि 18 वाला कॉन्जुगेशन, सुनो, हाँ कॉन्जुगेशन सिर्फ प्लेनर में काम करेगी। 18 वाला बड़ा रिंग था, लेकिन वो कॉन्जुगेशन की वजह से एरोमेटिक हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, इसलिए वो प्लेनर रहे। लेकिन ये 8 वाला होके एंटी एरोमेटिक हो रहा था ना, प्लेनर होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था ना, तो ये नॉन प्लेनर। दोनों में अंतर हो गया ना, वो प्लेनर होने के कारण एरोमेटिक हो रहा है, ये प्लेनर होने की वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा है।
तो प्लेनर रहेगा, ये प्लेनर नहीं रहेगा। समझ आई बात? ठीक है। नॉन एरोमेटिक 4 एन रूल नहीं फॉलो करते, उनमें कोई भी रूल नहीं होता। नॉन एरोमेटिक में एन का कोई भी रूल नहीं होता। इज इट ओके? आगे बढ़ सकते हैं जी। नहीं होगा क्योंकि वो एरोमेटिक हो। 18 वाला इसलिए नहीं है नॉन प्लेनर क्योंकि वो एरोमेटिक। इज इट ओके? प्लेनर होके वो एरोमेटिक रहता है। अच्छा, अब सुनिए, मैं थोड़ा सा अब आपके इसको देख के चल रहा हूँ, जो आपके अकेडमिक्स का पोर्शन है ना, जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, उस पोर्शन को देख के मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब जो है मैं थोड़ा सा अलग पोर्शन की बात कर रहा हूँ। दैट इज, सुनते जाइए, दैट इज आइसोमेर। आइसोमेरिज्म होता क्या है? सुन लीजिएगा। The phenomena in which molecules have similar molecular formula but different structural formula or space orientation। मुझे लगता है आइसोमर वर्ड आपने लोअर क्लासेस में भी सुना है ना? आइसोमर वर्ड जो है लोअर क्लासेस में भी आपने सुन रखा हो, ऐसा नहीं है कि नया। थोड़ी सी डेफिनेशन बदली है, डेफिनेशन अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, बट स्पेस ओरिएंटेशन नहीं आया होगा, इसको बाद में बात करेंगे, क्योंकि 11th में हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो अगर हम आइसोमेरिज्म को कैटेगराइज करें, आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आते हैं,
जिनकी बात जो है 12th में होगी, लेकिन स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ट्रेडिशनल, फंक्शनल, एंड मैथड। सो अभी जो है हमारी 11th क्लास में हम इनकी बात करें, ठीक है। ये हिस्सा 12th के लिए रखते हैं, ठीक है। इसमें कन्फर्मेशन वो बिल्कुल याद है, आधा हिस्सा 12th का, आधा हिस्सा 11th का। 11th का बिल्कुल आसान है, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए हम बात करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? हाँ, अभी भी करते हैं, भेज दीजिए चाहे, अगर एक मिनट उससे, हाँ भी बिठाइए। अच्छा सुन लीजिए। सो आइसोमेरिज्म की बात, मैं टाइम कितना हुआ सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या कहा हमने, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है, देखो मैं ये भी बता दूं आपको इस आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, कि जो मॉलिक्यूल जिनका सिमिलर फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, उनको आइसोमर्स, है ना। जिन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको आइसोमर्स बोला जाता है, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब when molecule have same molecular formula but different length of longest possible carbon chain, LPCC हो सकता है, जो दूसरे बैच से बच्चे आए उनको LPCC ना समझ आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। इज इट ओके? एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो सबसे छोटा मॉलिक्यूल शो कर सकता है इस आइसोमेरिज्म को, दैट इज दिस वन। ये इसका नाम है ब्यूटेन, है ना। हम आई पैक नेम में लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं। और आप इस मॉलिक्यूल को
इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फार्मूला C4H10 है कि नहीं? इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फार्मूला C4H10 है, बट कार्बन चेन की लेंथ 1 2 3 4, इसकी 1 2 3, सही बात है। तो C4H10 होने के बावजूद जो है इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, तो ये हो गए एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्या बेटा जी समझ आ रही है बात कि क्यों ये चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? समझ आ रही है ना बात, आसानी से समझ में आ रही होगी बात, ठीक है क्यों है। अच्छा दूसरा हम देखते हैं C5H12 वाला एग्जाम, आप देखें ये पेंटेन है, ये आप इन सभी को देखिए, कार्बन चेन कितने की 1 2 3 4 5, इसमें कितने की 1 2 3 4, इसमें कितने की 1 2 3, है ना। तो ये सारे जो है एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बन गए कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? ठीक है, मतलब एक ही फार्मूले के हमने 3 चेन आइसोमर्स जो है बना लिए, सो दे आर चेन आइसोमर्स। इज इट ओके? समझ आ गई सबको? टेंथ में था और ओके, बहुत बढ़िया। अगर टेंथ में था तो बहुत बढ़िया, बस वही चीज हमारी चल रही है यहाँ पे डेवलपमेंट। पोजिशनल आइसोमर, तो इसमें क्या हुआ, द आइसोमर्स differ in position of multiple bonds subsequents, functional groups। आप बोर्ड पे ध्यान दें, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स की एक एग्जांपल है, जैसे आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसका नाम है Q1E, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर 1। जबकि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, इट इज Q2E, क्यों 1 2 4। तो ऐसे में इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला तो वही है C4H8, दोनों का फार्मूला C4H8 है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल है, इसमें पहले नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे। समझ आ गई? तो ये हो गई कि किस तरीके से जो है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन जो है बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड एलपीसीसी वगैरह सब कुछ सेम रहना चाहिए। जो लॉन्गेस्ट चेन है वो बिल्कुल सेम रहे, कुछ डिफरेंस ना हो, बाकी मल्टीपल बॉन्ड की ही पोजीशन जो है बदले। ठीक है, जैसे
हम ले लेते हैं सब्सिक्वेंट की बात है। अब जैसे मान लो हमने लिखा है CH2Br, तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। एक दो तीन चार, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। Another one is 2 bromo butane. 2 bromo butane. एंड ऐसे ही सब्स्टिट्यूट हो गया ऐसे फंक्शन को। अब कोई भी लेते हैं जैसे CH2OH ले ली, तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 ब्यूटेन 1 O, जबकि ब्यूटेन 2 O। समझ आ रही है बात? अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ध्यान दें एग्जाम्पल। पोजिशनल में रिंग के अराउंड भी हो सकते हैं पोजिशनलाइज। देखो कैसे, जैसे ये हो, इसको बोलेंगे हम 1 2, तो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो बेंजीन। सही बात है। जबकि अगर ये किया यहाँ पे लगाओ Cl यहाँ, तो बोलेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। सही बात है। 1 2 3 और या Cl 1 2 3 4, क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। सही बात है। अब ये तीनों क्या है, आइसोमर्स ही हुए। फार्मूला तो तीनों का एक ही है ना, इन तीनों का फार्मूला तो एक ही है, पोजीशन से चेंज हो रही है ना रिंग के अराउंड। इज इट ओके? समझ आई बात? आसान है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, पहले भी किया हुआ 10th में। बस वही ऑनलाइन वाला, समझ में आ गई बात? चलिए, सो अगली क्लास में इसको हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, डन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।